क्योंकि जल्दबाजी में लोग चाहते हैं कि समय कम है, इस वजह से वीडियो को तुरंत लाया जाए, तो इस वजह से हमने सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर दिया है। अब इसमें हम वॉइस यानी कि वाच्य के बारे में बात करेंगे और आपका एक नंबर 100% पक्का करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा के बारे में। देखिए, किसी क्रिया से यह पता चले जिस क्रिया से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है, तो वह वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इंप्रेसिव वॉइस। देखिए, अब कर्तवाच्य की बात करें, एक्टिव वॉइस की। देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं, जैसे राम पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? राम पत्र लिखता है। मोहन गाना गाता है। कौन गाना गाता है? मोहन गाना गाता है। रीना स्कूल जाती है। कौन स्कूल जाता है? रीना स्कूल जाती है। तो कुल मिला के कर्ता की इसमें प्रधानता है। अगर राम, मोहन, रीना गायब किया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। पत्र लिखता है, गाना गाता है, स्कूल जाती है, इससे अधूरा है। यानी कि कर्ता की प्रधानता जहां पर नहीं होगी तो वहां पर सब गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। बिना कर्ता के सब कुछ सुना सुना है और क्रिया का पूरा संबंध कर्ता से है। जैसे राम पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? राम। राम कर्ता है, कर्ता के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर कर्तवाच्य होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस होगा। यहाँ कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्तवाच्य है। एक्टिव वॉइस समझ में आ गया। कर्तवाच्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। अब कर्मवाच्य को देख लेते हैं। देखिए, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो व क्रिया का संबंध, यानी कि जो क्रिया हो, वर्ब हो, उसका संबंध सीधे ऑब्जेक्ट से हो, कर्म से हो, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। पहचान से के द्वारा से किया जाता है। देखिए, हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। राम किससे दिल्ली जाता है? राम खुद से दिल्ली नहीं जाता है, वो डिपेंडेंट है किस पर? रेलगाड़ी पर। राम किससे जाएगा? रेलगाड़ी से दिल्ली जाएगा। फैक्ट्री बंद करा दी गई। कौन बंद करा दी गई? फैक्ट्री बंद करा दी गई। पत्र लिखा गया। कौन लिखा गया? पत्र लिखा गया। दूध पिया गया। कौन पिया गया? दूध पिया गया। प्यार किया गया, यानी कि प्यार एक कर्म है, दूध कर्म है, पत्र कर्म है, फैक्ट्री कर्म है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से है, अर्थात यहाँ पर कर्मवाच्य है, पैसिव वॉइस है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, कर्ता की नहीं, सब्जेक्ट की नहीं। तो यहाँ पर कर्तवाच्य ना होकर कर्मवाच्य होगा। तो यहां से स्पष्ट हो जा रहा है कर्मवाच्य क्या है। अब मित्रों, भाववाच्य की बात करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता व कर्म दोनों गौड़ रहेंगे, यानी कि गौड़ अर्थ रखेंगे, सूक्ष्म अर्थ रखेंगे, लेकिन वहां पर भाव की प्रधानता होगी तथा क्रिया का संबंध सीधे भाव से होगा, तो वहां पर भाववाच्य होगा। जैसे उदाहरण से, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया। एक यहाँ पर भावहीनता का आ रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे दौड़ा नहीं गया। तो ये सब भाववाच्य हैं। ठीक है, तो एक नंबर आपका यहाँ से क्लियर होता है। वॉइस को हमने विद इन 4 मिनट्स क्लियर किया है, फटाफट क्लियर हो गया है वॉइस। अब हम पद के भेद देख लेते हैं। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 भेद हैं। संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अर्थ के हिसाब से 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मित्रों, इसको कायदे से देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात देखते हैं तो वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराए। जैसे एसडीएम, डीएम, उप सभापति, सभापति, बीडीओ, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार, पापा, दादा,
आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप, स्टूल, कुर्सी, मेज, एक जाति विशेष का यहाँ पर जिक्र हो, तो एक जैसे जाति है, कुर्सी एक जाति है। अब वो चार पाए वाली कुर्सी हो, कैसी कुर्सी हो, गोल कुर्सी हो, तिरछी कुर्सी हो, तो कुर्सियों की एक जो है प्रजाति है, एक जाति है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा की बात करें, वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराएगी, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगा, जैसे कक्षा, सेना, संगठन। इसके बाद पुलिस, बारात, मंच, परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, गिरोह, संसद, गुच्छा, कर्मचारी, अधिकारी, पुस्तकालय। ये सभी क्या है? समूहवाचक एक कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर। ठीक है मित्रों, अब द्रव्यवाचक मैटर से संबंधित रिलेटेड होगा, वह संज्ञा जिसे माप या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे दूध, दही, मक्खन, लकड़ी, गेहूं, सोना, घी, तेल, चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, पनीर, पानी, ये सभी द्रव्यवाचक। भाववाचक वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव, भाव के बारे में बोध कराती है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, क्रोध एक भाव है। ईमानदारी, गरीबी, चुभन, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। तो ठीक है मित्रों, भाववाचक संज्ञा ईमानदारी ही पूछा जाता है, आप रट लीजिए, ईमानदारी ये भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता एक भाव आ रहा, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अब सर्वनाम के बारे में देख लें। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। परिभाषा देखें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे उन्हें सर्वनाम कहेंगे। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, कुल मिलाकर 6 मेनली हैं, मुख्य रूप से 6 हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में देखें कोई, कुछ है। प्रश्नवाचक में ये बड़ा सा जो है त्रिशूल जैसे, ये चिमटा जैसे बने रहा जहां पर, तो वो रहेगा आपका प्रश्नवाचक। चलिए फटाफट। संबंधवाचक में जो, सो, जिसका, जिसकी आएगा। निजवाचक में स्वयं, आप, खुद आएगा। पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, इस प्रकार के वर्ड आएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम फटाफट देखते हैं। जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह, वह, ये, वे, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेरी कार है, वह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति हैं, यह मेरी पत्नी है। तो यह, वह, ये, वे जहां पर आएगा एक निश्चित कर रहा है कि यही है, वही है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक होता है। जैसे चने में कुछ गिर गया, रीना को कोई मिल गया, तो कुछ, कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है क्या मिल गया, कुछ मिल गया, कोई मिल गया, रीना को कोई मिल गया। अब इसका मतलब पता नहीं क्या मिल गया, कुछ मिल गया, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक की ओर बढ़ते हैं। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे या प्रश्न पूछने का बोध हो, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस प्रकार, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों खा रहे हो, तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें, जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध होता है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो, वहां पर संबंधवाचक होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी क्या लाठी, उसकी क्या होगी भैंस, तो जिसकी उसकी एक प्रकार से पहला दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसा देश वैसा भेष, जिस प्रकार का देश वैसा भेष, यानी कि भेष जो होगा वो देश के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा पहले पर डिपेंड है। भैंस किस पर डिपेंड करेगी? लाठी पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए काम का बोध हो, कार्य का बोध हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, स्वयं, खुद। आप भले तो जग भला, मैं आज आऊंगा, कल मैं जाऊंगा, तो इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमारी, ये उत्तम है। मध्यम तुम हो, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, ये मध्यम है। अन्य यह, वे, यो, ये सब उत्तम है। यानी कि मैं हूं उत्तम, तुम हो मध्यम, और जो तीसरा है वो है अन्य। विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है।
प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। विशेषण के भेद हैं सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण की बात करें, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की बात करें, ये शब्द वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दो प्रकार के, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। देखिए कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्या वाचक विशेषण है। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया तो ये अनिश्चयवाचक है। फिर बारात में कुछ लोग आए हैं, अनिश्चयवाचक है। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया तो ये निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा स्थान आया? 5वां स्थान आया। सुमन का सुपर टेट में मस्त स्थान आया, बेहतरीन स्थान आया तो निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक होगा। गुणवाचक सर्वनाम, अब गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। देखिए जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराएं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, काल बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक। इनमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है। परिमाणवाचक विशेषण की लास्ट में बात करते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा ने 1 लीटर दूध पिया, नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। क्रिया के बारे में अब बात कर लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का होना, करना पाया जाए वहां पर क्रिया होती है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु में जो प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है, धातु प्रत्यय क्रिया। जैसे चल ना, चल में ना प्रत्यय जोड़ोगे तो चल ना, पढ़ में ना प्रत्यय पढ़ना, हंस में ना प्रत्यय, धातु में प्रत्यय जोड़ोगे तो क्रिया पाओगे। जैसे रो और ना, रोना। क्रिया के भेद 2 प्रकार के हैं, सकर्मक और अकर्मक। देखिए क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मस्त क्वेश्चन बनता है, एक समझ लीजिए 1 नंबर का चंपक क्वेश्चन बनता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से संबंधित। देखिए जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, वहां कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। राम खाता है लेकिन यहां पर सीधे क्रिया का प्रभाव क्या खा रहा है, क्या घुसेड़ रहा है? फल। तो फल पर यहां पर प्रभाव पड़ रहा है सीधे। राम यहां पर गौड़ हो गया, फल ज्यादा। राम खाता है तो गौड़ता हो जाती, लेकिन राम फल खाता है। एक यहां पर रोमांच पैदा हो जा रहा है कर्म की प्रधानता की वजह से, फल की वजह से। जैसे राम गाना गाता है। राम गाता है तो सिंपल चीज हो गई, लेकिन राम गाना गाता है, राम मशक कली गाना गाता है तो यहाँ पर और थोड़ा सा प्रगाढ़ता आ जाएगी। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, कर्म की प्रधानता है। राम पत्र लिखता है, तो अगर यहाँ पर और थोड़ा सा उत्तेजित करें तो राम प्रेम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, तो सकर्मक क्रिया यहाँ पर आ जाएगी। तो अब मित्रों यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अकर्मक क्रिया की बात कर लेते हैं। देखिए जिस क्रिया में कर्म ना हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि कर्म का कोई मतलब नहीं है। अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक होगी। जैसे हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना, पीसना आदि। जैसे राम हंसता है तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर अकर्मक यानी कि कर्म का कोई मतलब नहीं पड़ेगा, तो हंसना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना, पीसना, चिल्लाना, चीखना, ये सब क्या आ जाएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्या चिल्ला रहा, क्या ओढ़ रहा, क्या पीस रहा, क्या नाच रहा है, इससे मतलब नहीं है, बस नाच रहा है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, जहां पर कर्म की प्रधानता ना दिखे। जैसे राम खाता है, फल ना लिखे वहां पर, तो अकर्मक है। जैसे राम गाता है, राम लिखता है, राम सोता है, राम चिल्लाता है, हंसता है,
वह जागता है, सोता है, नाचता है, वह ओढ़ता है, वह पीसता है, तो यह अकर्मक क्रिया होगी, चूंकि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्रिया के अन्य भेद हैं पूर्वकालिक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। ये फालतू की चीजें हैं, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, यूपी टेट के लिहाज से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब काल की बात करते हैं। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो अब हो रहा है, भविष्य काल जो बाद में होगा, यानी कि निकट में होगा या आने वाले समय में होगा, वह भविष्य काल के अंतर्गत। मैं खाना खाता हूं, तुम गाना गाते हो, दुनियादारी। तो ये सब आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें टाइम लॉस की बात नहीं करेंगे हम। अब हम समास की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए समास, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। संक्षेप या संक्षिप्त को समास कहा जाता है। जैसे राजपुत्र, देशभक्ति, ये सब समास हैं। परिभाषा देख लेते हैं फटाफट। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विग। अब तक दादा, अब तक दादा, ये ट्रिक है। अब तक, कब तक दादा, अब तक दादा। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विग। अब मित्रों, इतनी सटीक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। समास देखिए, द्वंद्व समास, जहां पर एक ऐसा पड़ा हुआ डंडा मिलेगा, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में जोड़ने का चिन्ह यानी कि योजक चिन्ह आएगा, वहां पर द्वंद्व समास होगा। ट्रिक है, डंडा या मिले तो यहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे दिन रात, अगर फोड़ के देखें तो दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, आगे पीछे, आगे और पीछे, देश और विदेश, धर्म अधर्म, सुख दुख, रुपया पैसा, घास फूस, नर नारी, दाल भात, खट्टा मीठा, चला चल, दाल रोटी, आजकल, हरिहर, 75 99, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। आशा है कि आप जिंदगी में द्वंद्व समास नहीं भूलेगा। द्विगु समास देखिए मित्रों, होता है संख्यावाचक, जहां संख्या आए, एक न्यूमेरिक फीलिंग आए, वहां पर द्विगु समास होगा। देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर द्विगु समास। जैसे चौराहा, कितने राह, चौराहा, चौरा मतलब चार, चार राहें, शताब्दी, 100, सप्ताह, 7, दोपहर, अष्टाध्यायी, तिराहा, सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, त्रिफला, खडकोण, त्रिकोण, त्रिलोक, छमाही, तिमाही, अष्टा सिद्धि, चौमासा, चौपाल, ये सब क्या है? द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। ज्यादा आपको मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। सप्तऋषि, त्रिफला, तिराहा, अष्टाध्यायी, चौराहा, इसी प्रकार का त्रिकोण, त्रिशूल, कितने सूल, 3 सूल, त्रिशूल, तो द्विगु समास हो जाएगा जहां संख्यावाचक हो। अब मित्रों अगला चलते हैं, बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, यानी कि तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा अर्थ निकलेगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र मतलब चक्र, पाणी मतलब जिसके हाथों में चक्र हो, वो कौन है? विष्णु है। पंचानन, जिसके 5 आनन हो, बीड़ा पाणी, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश। 12 सिंगा, 12 हैं सिंगे जिसकी, 12 सिंगा। फिर शूलपाणी, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, यानी कि शंकर जी। दशानन, जिसके 10 सिर हैं, वो कौन है? रावण। फिर अजात शत्रु। तो इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। कर्मधारय समास की बात करें, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य यानी कि उपमेय उपमान का संबंध स्थापित हो, वहां पर कर्मधारय समास होगा। नीलोत्पलम, इसमें नील से जो उत्पन्न हुआ है वो है नीलोत्पलम। फिर है चरण कमल, चरण की तुलना कैसी की गई है? कमल की भांति।
कमलवत जिसके चरण हैं वो चरण कमल, मृग नयन, नयन कैसे हैं मृग की भांति, महाजन, जनों में जो महान है वो महाजन है, महात्मा, महान आत्मा, सुपुरुष, गुरुदेव, पकौड़ी दही बड़ा, मंदबुद्धि, सतबुद्धि, सद्भावना, अधजला, अधमरा, लाल मणि, कुपुरुष, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब व्ययी भाव समास की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्यय हो वह व्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, आजन्म, जन्म भर, आमरण, मरने तक, आकंठ, अनुरूप, अनुकूल, यथावत, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, उपकार अनुसार, दिनों दिन, रातों दिन, भागम भाग, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उन दोनों पदों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के कुल मिला के 6 भेद हैं। जहां पर विभक्ति का लोप होगा मित्रों, सीधे समझिए, वहां पर तत्पुरुष समास है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, फिर है चित जब कतरा, फिर है यश प्राप्त, रथ चालक, ये सभी। करण तत्पुरुष की बात करें, से के द्वारा होगा सुरचरित, मन चाहा, तुलसी कृत, ये संप्रदान, गौशाला, प्रयोगशाला। फिर इसके बाद तत्पुरुष के भेद देख लें, ये सब दिए हुए हैं, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, अधिकरण तत्पुरुष। अब मित्रों, कुल मिलाकर हमने 22 मिनट के अंतर्गत वाच्य को डिस्कस किया, फिर इसके बाद क्रिया को डिस्कस किया है, फिर इसके बाद हमने यहां पर समास को डिस्कस किया है। अब काल को भी डिस्कस किया है, लेकिन विद इन 1 मिनट, उसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। काल से सभी लोग परिचित हैं। जो बीत गया है वो भूतकाल है, जो हो रहा है वो वर्तमान काल है, और जो होने वाला है या जो होगा वो भविष्य काल है। बीते हुए को सब जानते हैं, वर्तमान में सब जी रहे हैं, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो अब आपको मित्रों क्या करना है कि फटाफट वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और इसके बाद